नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में किया गया ये अटेंडेंस का विरोध। शिक्षक संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने नारेबाजी कर सौंपा ज्ञापन। सहकारिता के क्षेत्र में होंगे कई परिवर्तन। पूर्व अध्यक्षों को मिलेगी प्रशंसकों की सौगात। राशन दुकानों में मिलेगा किराने का सामान। स्मार्ट सिटी का सपना नहीं हो पा रहा साकार। सड़क के गड्ढे विकास को दिखा रहे आईना। सरकार के फैसले ने बढ़ाई निजी स्कूल संचालकों की परेशानी। संचालकों ने मौन जुलूस निकालकर जलाई आदेश की प्रतियां। और वनोपज सहकारी समिति बालाघाट संचालक मंडल के संपन्न हुए चुनाव। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनिवार्य किए गए ई अटेंडेंस का शिक्षक संगठनों द्वारा काफी विरोध किया जा रहा है। इसका विरोध जिला मुख्यालय ही नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर पर भी किया गया है। इसी तारतम्य में आज विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी एकजुट होकर शिक्षक अध्यापक संयुक्त शैक्षणिक मोर्चा के बैनर तले तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर ई अटेंडेंस व्यवस्था को समाप्त किए जाने की मांग की। ई अटेंडेंस का आदेश वापस लो, वापस लो। ई अटेंडेंस का आदेश वापस लो, वापस लो। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस दौरान शासकीय अध्यापक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश वशिष्ठ ने कहा कि ई अटेंडेंस पूरी तरह से अव्यावहारिक है। इसका प्रदेश स्तर पर विरोध चल रहा है। अगर ई अटेंडेंस बंद नहीं हुई तो आगामी समय में जिला स्तर पर सभी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम जो अध्यापक संघ है, शिक्षक अध्यापक संयुक्त मोर्चा बालाघाट के तत्वाधान में शिक्षक अध्यापक और तमाम संघ सब मिलकर जो है ई अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। ई अटेंडेंस पूर्णतः अव्यावहारिक है और एकदम पूर्णतः जी हाँ, ये पूर्णतः क्या है, अब ये मान के चलिए शिक्षक को एक मशीनी बनाया जा रहा है। अब उसमें ई अटेंडेंस में एवं शिक्षा में तो तमाम खामियां हैं और तमाम खामियों के बावजूद देखा जाता है कि जैसे हम कहीं पदस्थ हैं तो हमारी दूरी बहुत ज़्यादा दूर दिखाई जा रही है। बहुत सारी यानी अव्यवहारिक कठिनाइयाँ। तमाम संघ इसका प्रदेश स्तर पर इसका विरोध चल रहा है और जब तक ई अटेंडेंस व्यवस्था पूर्णतः बंद ना हो जाए और सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि यह अमानवीय प्रथा है, लेकिन पता नहीं ना जाने नौकर साहब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही, यानी मुख्यमंत्री की बातों को भी अवहेलना कर रहे हैं। तो जब तक ये अटेंडेंस की व्यवस्था बंद नहीं हो जाती हम इसका विरोध करेंगे। अगला कदम क्या रहेगा आपको? अगला कदम यह रहेगा कि अब ये जिला स्तर पर, अभी तो हम ब्लॉक स्तर पर हमने ये किया है, ये अटेंडेंस का विरोध किया है। बहुत जल्द जो है जिला स्तर पर हम ये अटेंडेंस का इसी तरह परसवाड़ा में भी शिक्षक संगठनों ने ई अटेंडेंस लगाए जाने का विरोध प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और तत्काल ई अटेंडेंस बंद किए जाने की मांग की। यहाँ विभिन्न शैक्षणिक संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से विरोध दर्ज कराया गया। शिक्षक अध्यापक संयुक्त मोर्चा के मुख्य संयोजक सुनील मेश्राम सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि इस अपमानजनक व्यवस्था का सभी शिक्षक विरोध करते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा केवल शिक्षा विभाग पर मानसिक दबाव बनाकर लागू किया जा रहा है। शिक्षक जब राष्ट्र निर्माता है, इनको सड़क पे आता है। शिक्षक जब राष्ट्र निर्माता है, इनको सड़क पे आता है। शिक्षक जब राष्ट्र निर्माता है, क्यों आता है? इसमें तो प्राचार्य का भी वो खत्म हो गया ना, नियंत्रण। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये अटेंडेंस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये अटेंडेंस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये अटेंडेंस तानाशाही बंद करो शिवराज भाई, बंद करो, बंद करो। और कारण यह है कि यह अटेंडेंस मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपमानित करने वाली प्रथा के रूप में शिक्षकों पर लाद दी गई है। ये प्रथा समाज को विकृत करने के लिए पर्याप्त है और हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अभी तो हमने ले अंगड़ाई वाली बात सामने लाई है। समस्त ब्लॉक में आज हमारे संयुक्त मोर्चा के 10 संगठन मिलकर के यह ज्ञापन दिया है और हम एक सप्ताह के अंदर अगर यह निरस्तीकरण के आदेश ये अटेंडेंस से संबंधित नहीं किए जाते हैं तो हम संपूर्ण मध्य प्रदेश में
यह आंदोलन प्रारंभ करेंगे। हम चाहते हैं कि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इसे निरस्त करें, क्योंकि हर जगह नेटवर्क प्रॉब्लम है, कहीं पर भी व्यवस्थित कार्यक्रम नहीं चल रहा है। और वैसे भी शिक्षक अपने समय पर आता है, उसको मानसिक गुलाम बना करके और यह व्यवस्था लागू कर रहे हैं जो सर्वथा अनुचित है, अलोकतांत्रिक है, संविधान के विरुद्ध है। इसलिए हम आज एक मत से यह आवाज़ उठा रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को, ई अटेंडेंस के कार्यक्रम को निरस्त कर दे, अन्यथा हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और आंदोलन की समस्त जवाबदारी। ये ई अटेंडेंस से आपको क्या दिक्कतें आ रही है? ई अटेंडेंस व्यवस्था, हम चूंकि शासन के कर्मचारी हैं जी, जैसा कोई भी व्यवस्था लागू की जाती है तो सिर्फ शिक्षा विभाग में ही क्यों, शासन इससे शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है, हमारे शिक्षकों को बर्बाद करना चाहती है। अगर मान लिया जाए दूसरी ऑफिस तो ब्लॉक लेवल पे हैं, जिला लेवल पे हैं, तो वहाँ पर भी आप ऐसा शिक्षा मित्र लागू कर दिया जाए, समानता का अधिकार हो। और यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सरकार से हम ये दोषपूर्ण नीति का विरोध कर रहे हैं। कई ऐसे स्कूल हैं सर जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, आज भी वहाँ पर नेटवर्क नहीं है। कहीं पर हम बैठ के जाते हैं, हम लोग अपने स्कूल से अगर उपस्थिति लगाते हैं, स्कूल में रहते हैं, 10 किलोमीटर की दूरी बताता है। अभी बाढ़ आ जाए, यदि कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाए, हमारे आज भी शासन ऐसे कई गाँव हैं, मुख्यमंत्री स्वयं जानते हैं, लाइट नहीं है, रोड नहीं है, नाले से लांग करके हमारे मैडम और शिक्षक लोग कमर और पानी से जाते हैं। उस समय क्या हम मोबाइल लेके जाएं? हम इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। हमको अपने काम पर शक नहीं है। या तो सभी पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसा नियम हो, जैसा शिक्षा विभाग लागू कर रहा है मध्य प्रदेश में एक जैसा नियम हो, अन्यथा ऐसा नियम सिर्फ शिक्षा विभाग में हम लागू नहीं होने देंगे। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारिता में कई नए परिवर्तन करने का मन बनाया है। लोगों के बीच सहकारिता की भूमिका बढ़ाने के लिए शासन द्वारा नए नए आयाम तैयार किए जा रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने अब प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को उज्ज्वला गैस का काम सौंपने, संस्थाओं से रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा किराना सामान बेचने आदि का निर्णय लिया गया है। साथ ही समितियों के आगामी चुनाव तक सभी संस्थाओं के पूर्व अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने की योजना बनाई गई है, जिसकी तमाम जानकारी जिला सहकारी केंद्रीय जिला अध्यक्ष राजकुमार रायजादा ने शनिवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान केंद्रीय बैंक अध्यक्ष राजकुमार रायजादा ने मध्य प्रदेश की सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया है। सहकारिता में जिस तरह मैं परिवर्तनों की चर्चा आपसे कर रहा था, उसमें एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन सहकारिता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है वो आम जन के बहुत हितकारी होगा, क्योंकि अब सेवा सहकारी समितियां आने वाले भविष्य में बहुउद्देश्यीय समिति के रूप में हितग्राहियों का कार्य करेगी, संपादित करेगी। बहुउद्देश्यीय समिति से मेरा अर्थ ये है कि जहां समितियां अपने राशन दुकानों में केवल राशन का अनाज उन्हें देती है, वहां ग्रामीण क्षेत्र में वो एक सी दुकानें संचालित करेंगी जिसमें सभी तरह का सामान हितग्राही के लिए उपलब्ध होगा। और इसमें आगे बढ़ के जो चर्चाएं चल रही हैं, पिछले दिनों जो प्रदेश की जो बैठक हुई थी उसमें जो चर्चा सामने आई, माननीय विश्वास सारंगी ने जो बात बताई थी कि बहुत जल्द निकट भविष्य में उज्ज्वला योजना के जो गैस वितरण का कार्य है वो भी समिति को दिए जाने वाला है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन सहकारिता के क्षेत्र में होने जा रहा है, जिसका लाभ आम जन को मिलेगा। नगर की जनता को स्थानीय प्रशासन द्वारा मॉडल और स्वच्छ शहर बनाने का सपना विगत कई वर्षों से दिखाया जा रहा है, लेकिन नगर को मॉडल बनाना तो दूर, स्थानीय प्रशासन शहर की अच्छी सड़कें तक नहीं बनवा पा रहा है। और आलम यह है कि शहर भर की सड़कों में जहां तहां गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आम नागरिकों को इन सड़कों से आवागमन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के वार्ड नंबर 1 बूढ़ी, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 24, सरेखा बाईपास, हनुमान चौक सहित ऐसे कई इलाके हैं जहां की सड़कों में गड्ढों का अंबार लग गया है। बात अगर बूढ़ी मार्ग की करें तो यह मार्ग काफी लंबे समय से अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस सड़क निर्माण के लिए एक नहीं 3 बार टेंडर जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा भी नगर पालिका द्वारा बीते कई महीनों पहले भूमि पूजन किया जा चुका है, लेकिन अब तक इस सड़क के हालात जस के तस बने हुए हैं, जिसका खामियाजा यहां से गुजरने वाले नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। नगर वासियों व आम राहगीरों द्वारा नगर पालिका से इस सड़क का निर्माण कराए जाने की मांग की गई है।
मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान छात्र गौतम भौतिकर और शुभम पटले ने बताया कि स्कूल जाते समय रोजाना ही उनकी स्कूल ड्रेस गड्ढे के गंदे पानी से खराब हो जाती है। जी, ड्रेस गंदी होती है और हमारे कपड़े गंदे होते हैं। उस प्रकार से रोड में बहुत दिक्कत आती है। ट्रक बस सब चलती है, उसमें पूरी रोड खराब है, तो ड्रेस गंदी होती है और साइकिल सब चलाते पूरी खराब हो जाती है। ये रोडों में बहुत सारे नाली कचरे, इसलिए पूरी गाड़ियाँ फंस जाती है। कई गाड़ियों इस बूढ़ी रोड में क्या दिक्कत आती है? रोड में गाड़ी की कपड़े खराब हो जाते हैं, गाड़ी गिर जाती है, कई बच्चे जा नहीं सकते। वहीं इंजीनियर गजेंद्र कठाने ने बताया कि नगर पालिका द्वारा रोड निर्माण का भूमि पूजन किया गया है, बावजूद इसके भी नगर पालिका ने अब तक रोड का निर्माण नहीं कराया है। 8 साल से रोड खराब हो तो इसकी शिकायतें कहाँ हुई है? नगर पालिका में ही 1-2 बार तो इसका भूमि पूजन हो गया। कभी कभी कहते हैं कि इसका रोड का सैंक्शन हो गया, पैसा आया नहीं है, चालू नहीं हो पा रही है। वार्ड वासी इतने परेशान हैं, कई बार नगर पालिका सीएमओ को अध्यक्ष ज्ञापन दिए जा चुके हैं, देखा बार उसका भूमि पूजन कर चुके हैं नहीं नगर पालिका। वार्ड के जो 1, 2, 3, 4 है ना, वार्ड नंबर 1, 13, 14 यहाँ के निवासी अत्यधिक परेशानी है। वहीं बात अगर सरेखा बाईपास सड़क की करें तो सरेखा बाईपास की सड़क पर बने गड्ढे और गड्ढों में भरा पानी शहर के चौमुखी विकास को आईना दिखाते नजर आ रहा है, जहां कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार सड़क का पुनः निर्माण किए जाने की मांग की गई है, लेकिन नगरपालिका द्वारा सड़क को अब तक ठीक नहीं किया गया है। हालांकि नगरपालिका द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर सड़क के गड्ढों में मुरम और गिट्टी का बुरादा डलवा दिया गया है, लेकिन नगरपालिका की यह वैकल्पिक व्यवस्था भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। ये कि पानी ज़्यादा आता है तो परेशानी है, जैसे रोड में भरा हुआ पानी, गाड़ी में आने जाने में दिक्कत होती है, कभी भी स्लिप हो सकती है, गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। ये नगरपालिका की तरफ से बनना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये डामरीकरण हुआ, अभी तो फिलहाल डामरीकरण नहीं तो कम से कम मुरम से ला के मरम्मत करवाना चाहिए, ज़रूरी है। आवागमन का साधन अच्छे से बने, शहर के साफ सफाई से हो, अच्छे से दिखे, उतना चाहिए। भी यहाँ से आने जाने वाले लोगों को तो सबसे ज़्यादा समस्या होती है। पास में मार्केट है, मार्केट में भी हम डेली आना जाना करते हैं, और एक्चुअली क्या है, जो स्कूल वाले बच्चे रहते हैं उनको तो ज़्यादा ही परेशानी होती है। उनके स्कूल ड्रेस एक्चुअली क्या है, आप वाहन आते जाते रहेंगे तो कीचड़ उतरेगा, और कीचड़ जब उचकता है तो उनके कपड़ों में आ जाता है, जिसके कारण उनको परेशानी होती है। और सबसे मेन बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक गोंदिया रोड है सबसे पहली बात, और यहाँ पर जितने अधिक मात्रा में भारी मात्रा में वाहन चलते हैं, और भारी मात्रा में वाहन चलने के कारण जैसे यहाँ पर दुर्घटना होने के चांसेस बहुत अधिक बन जाते हैं। और इस रोड की हालत आप देखिए, इस रोड की हालत ऐसी हो जाएगी, मतलब ऐसा है कि यहाँ पे आना जाना बहुत कठिन हो गया है। और नाम से गोंदिया रोड है तो इसको तो बनाना ही चाहिए प्रशासन को। प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि ये रोड थोड़ी अच्छी बननी चाहिए। और अभी यहाँ पे आप उधर देखेंगे कि जो पुल है अपना रेलवे पुल पर भी कोई साधन नहीं है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक खंभे तो लगा दिए, लेकिन ये रोड सबसे ज़्यादा चलता है, तो वहाँ पे ओवर पुल और लोअर पुल भी बनाना चाहिए कि ऊपर से गाड़ी वाहन चले जाए, नीचे से चले जाए। तो यहाँ पर जैसे कोई एम्बुलेंस जाती रहती है। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे ने इस माह के अंत तक शहर की सभी सड़कों को दुरुस्त करने जाने की बात कही है। देखो, इसका हमने लगभग 3 बार टेंडर हुआ, इसका 2 बार कारणवश कैंसिल हुआ, तीसरी बार जो खोले तो उसको भोपाल से रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कारण है? तो अब रेट अधिक आने के कारण भोपाल से निरस्त कर दिया गया, जबकि हमने इसका भूमि पूजन सब कर दिया। अब हमने फिर 15 दिवस के इसमें एक टेंडर कॉल करे, अब वो निकल गया है। 15 दिन के अंदर उसको टेंडर खोल देंगे। अभी परसों के दिन हम डस्ट और हार्ड मिक्स से बुला करके पूरे गड्ढों को भरने का काम करेंगे, और उसको रोलर चला करके आने जाने की पूरी व्यवस्था बना देंगे सुचारू रूप से। और जगह जगह जो नाली खोदी है और जो पाइपलाइन वाले ने खोदे उसको भी भरने का काम चालू हो गया है। जहाँ सीमेंट कंक्रीट से भरा जा रहा है, जहाँ पे मट्टी से भरना है वहाँ पे भट्टी से भरने का काम लगभग ये प्रक्रिया चालू है। यानी ये मंथ तक जो है, हाँ, ये मंथ के लास्ट तक लगभग पूर्ण हो जाएगी।
अशासकीय स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी शासन द्वारा लागू की जा रही नई नीति को लेकर रोष उत्पन्न हो गया है। आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विवेक ज्योति स्कूल में बैठक ली, जहां विचार विमर्श करने के बाद मौन जुलूस निकाला गया। यह मौन जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां उनके द्वारा नए फीस अधिनियम की प्रतियां जलाकर विरोध प्रकट किया गया। नहीं वो तो खड़े हैं सामने। होना चाहिए ना मैडम। ये हो गया अब लो में पाउडर डालते हैं। काका जी आप हटिए वहाँ से थोड़ा सा। जी को सद्बुद्धि मिले। इस दौरान अशासकीय विद्यालय संचालक संघ के जिला सचिव निरंजन बिसेन सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा अनावश्यक कानून थोपा जा रहा है। मौन जुलूस निकालकर और लागू होने वाले अधिनियम की प्रतियां जलाकर सरकार तक संदेश पहुंचाया गया है। आदेश जो आगामी 25 तारीख के बाद एक मतपेश शासन अशासकीय विद्यालय शुल्क विधि अधिनियम के नाम से एक कानून लाने जा रही है, जो अशासकीय विद्यालयों पर लागू होगा। उसके 25 तारीख तक सुझाव भी मांगे गए हैं सभी अशासकीय विद्यालयों के संचालक गणों से। उस कानून के तहत 3-4 बातें जो प्रमुख बातें हैं, उसमें जैसे अभी मैडम ने आपको बताया कि शुल्क बढ़ाने का 10% तक फीस बढ़ाने का अधिकार पहले से विद्यालयों को था, वो भी अब छीना जा रहा है कि 10% तक फीस आप भी नहीं बढ़ा सकते। दूसरा ये कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत 2016-17 से लेकर आज 17-18 तक अभी 2 वर्षों की शुल्क की प्रतिपूर्ति अभी किसी विद्यालय को नहीं की गई है, जबकि अन्य राज्यों में शुल्क की प्रतिपूर्ति सभी विद्यालयों को कर दी गई है। शुल्क बढ़ाने के अलावा दूसरा ये है कि अनावश्यक कानून थोपे जा रहे हैं, मान्यता में बड़ी अड़ंगे लगाई जा रही है। इस साल बालाघाट जिले के अभी 27 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई। छोटी छोटी कारण दर्शा के कि टॉयलेट आपका पुराना हो गया है, बिल्डिंग में ये कमरा नहीं है, ये थोड़े मापदंड जो मापदंड पूरे किए जा सकते हैं, वार्निंग उनको दिया जा सकता है। निशर्त सशर्त मान्यता अभी तक दी जा रही थी, उनकी 27 स्कूलों की बालाघाट जिले में मान्यता रद्द कर दी गई। पूरे बालाघाट में पूरे मध्यप्रदेश में 3000 स्कूल कम से कम की स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी। मैडम आज आप लोगों ने रैली निकाली, क्या मकसद रैली का? शासन को हम निवेदन कर रहे हैं कि जो ये 25 तारीख तक काला कानून जो आ रहा है फीस प्रतिपूर्ति का, वो लागू ना किया जाए। हम लोगों की मांग है कि ये कानून को हटाया जाए। फीस प्रतिपूर्ति के जो नियम बनाए हैं अभी वर्तमान में, वो नियम को सब खत्म किए जाए। क्या है नियम? नियम में यही है कि फीस अधिनियम की 5 हम लोगों को अगर अपने स्कूल की फीस बढ़ाना है तो शासन कहती है कि पहले हमसे अनुमति लो। अब स्कूल के विकास के लिए, अपने टीचर्स की तनख्वाह के लिए, स्कूल की जो रिपेयरिंग के लिए हमें जो फीस थोड़ी बहुत बढ़ाना पड़ता है, तो वो फीस के लिए रुकावट है। शासन ये सोच रही है कि जैसे बहुत शहरों में बड़े स्कूलों में है, वैसी ही पोजीशन हम छोटे शहरों के लोगों में है। स्कूल 3 प्रकार के होते हैं। कुछ स्कूल हज़ारों में फीस लेते हैं और कुछ स्कूल क्या है सिर्फ 150 रुपये की फीस लेते हैं। और हम लोग जो बालाघाट जिले के अधिकांश स्कूल वाले 150 रुपये की फीस वाले लोग हैं। यदि हमारे को इस तरीके से 5% का अगर आदेश मिलता है तो 100 में हम 105 रुपये बढ़ाएंगे, तो फिर 5 रुपये में अपने टीचर का वेतन कैसे बढ़ाएंगे? इसी तरह परसवाड़ा में भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर के नाम बीआरसी परसवाड़ा को सौंपा और अशासकीय स्कूलों के संचालन में आ रही समस्याओं का निराकरण किए जाने की मांग की। इस दौरान उनके द्वारा परसवाड़ा में ध्यान आकर्षण रैली भी निकाली गई। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख
हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। प्राइवेट स्कूल एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। प्राइवेट स्कूल एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब एक है, एक है, एक है। किसी से भीख मांगते। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बड़े विश्वास के साथ आपको सौंप रहे हैं सर, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है शासन प्रशासन के द्वारा। जबरन ऐसे नियम थोपे जा रहे हैं जिनको फॉलो करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि जरूर इस विषय पर आप अग्रिम कार्रवाई करें और इस अधिकारियों को सूचित करें। मेरा नाम जेम्स बारिक कुआ, मैं विजन इंग्लिश मीडियम स्कूल कुआ उसका डायरेक्टर हूँ जी। और आज शासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ में पूरे मध्य प्रदेश के आह्वान पर हम लोग भी यहाँ पर आए हुए थे परसवाड़ा में, क्योंकि हमारा मुख्यालय है परसवाड़ा मुख्यालय, तहसील मुख्यालय में भारी संख्या में आप देख रहे हैं शिक्षकगण हमारे साथ में आए हुए हैं। आज सारे स्कूल हमारे बंद हैं, सारा कार्य छोड़कर हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि शासन के द्वारा आए दिन जो हम पे नियम थोपे जा रहे हैं, जिसके कारण अब हम लोग स्कूल से संचालित करने में अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं। और उन्हीं दमनकारी नीतियों के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पर आए, शासन प्रशासन से मांग करते हैं। क्योंकि आज तो हमने मौन जुलूस के रूप में आज अपनी मांग को रखा है, क्योंकि शिक्षक समुदाय से हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारा काम संस्कार परोसना होता है और हम किसी प्रकार से उग्र आंदोलन नहीं करना चाहते थे। परंतु अभी हमने जो आज ज्ञापन सौंपा है, यदि 30 दिवस के भीतर किसी प्रकार की उचित जानकारी, उचित कार्रवाई इस पर नहीं की जा सकती है, नहीं की जाएगी, तो निश्चित तौर पे हमको अपना भूलना पड़ेगा, मर्यादा संस्कारों को त्यागते हुए उग्र आंदोलन करने के हम चेतावनी देते हैं। नियम थोप दिए जिसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसका असर हमारे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। और मेन चीज़ जिस 2 सत्र से हम लोगों की आरटी की फीस प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई है, जिसमें गरीब बच्चों को हम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उसकी जो फीस है वो गवर्नमेंट हमको दे नहीं रही है, या तो हमसे उसका वो जो भी जानकारी शासन की नियमावली में ये चीज़ है जी है, लेकिन फीस प्रतिपूर्ति हमको शासन की ओर से मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं रही है। या तो वो हमको फ्री कर दे कि हम उसको फ्री ही पढ़ा रहे हैं, तो वो हमारे उसमें आ जाएगा कि हाँ चलो भाई फ्री वाला काम कर रहे हैं, और फिर हमसे उसका बायोडाटा या कुछ भी जो जानकारी है उसके लिए हमको परेशान ना करें। नगर में स्थित बालाघाट रेंज कार्यालय में शनिवार को प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति बालाघाट के संचालक मंडल के चुनाव कराए गए। यह चुनाव संचालक मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए, जिसमें अध्यक्ष पद पर सैयद अनिकर 2 मतों से और उपाध्यक्ष पद पर राम सिंह 3 पदों से विजयी हुए। अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार और उपाध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इस प्रकार महिला उपाध्यक्ष पद पर श्रीमती पार्वती बाई और जिला प्रतिनिधि के लिए ग्राम भटेरा के महेश मोहारे और लालचंद मोहारे निर्विरोध निर्वाचित हुए। सभी विजयी पदाधिकारियों का सहयोगी लोगों द्वारा स्वागत किया गया। वनोपज सहकारी समिति के अध्यक्ष पद पर विजय हुए सैयद अनिकर ने कहा कि उनके द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों के हित में बेहतर कार्य किए जाएंगे। आज लघु वनोपज समिति के अध्यक्ष का चुनाव था। तो आप जीते हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? हमारी प्राथमिकता वही रहेगी कि जो तेंदुपत्ता फड़ है वो सुचारू रूप से चले, है ना, और जो भी केस वगैरह बनते हैं उसमें बीमा के, उसको हम अच्छे से अच्छा बनवाएंगे। कितने लोग खड़े हुए थे आपके ऊपर? 3 लोग खड़े हुए थे। इस दौरान अध्यक्ष पद के पराजित प्रत्याशी केशवराम मोहारे ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर नाराजगी व्यक्त की। केशवराम ने गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिसने हस्ताक्षर नहीं किया उसे सदस्य बनाकर वोट डलवाया गया है। अब आपत्ति तो अधिकारी जी बताएंगे क्यों नहीं ले रहे, यानी ऐसे में तो कोई भी आके फॉर्म भर सकता है। अच्छा, किस चीज़ के लिए फॉर्म भरा था आपने? ये तेंदुपत्ता सदस्य के लिए। हाँ? तेंदुपत्ता सदस्य के लिए। क्या हुआ फिर यहाँ पर? उसमें 11 सदस्य बन के जब डालते समय आया तो पता चल रहा है कि वो जिसने दस्तखत किया है वो मतलब आया ही नहीं है, और जिसने नहीं दस्तखत किया वो मतलब सदस्य बन गए। वो कैसे बने मेरे को यही समझ नहीं आ रहा है। तो आपने शिकायत की इसकी? शिकायत तो मेरे को अभी पता चला चुनाव होने, चुनाव में आखिरी में लाए ना, पहले नहीं लाए। तो क्या लगता है आपको? मेरे को लगता है कि 420 चुनाव हुआ है। वहीं इस पूरी चुनाव प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी भास्कर उइके ने कहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। ऐसी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। सर, आज जो चुनाव जो हुए हैं किस चीज़ का चुनाव? ये हुए हैं प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति संचालक मंडल बालाघाट, अध्यक्ष पद हेतु, उपाध्यक्ष पद हेतु। कितने लोग खड़े हुए थे? अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हुए थे। कौन कौन? सैयद अनिकर व सैयद हकीम
केशवराव वल्द गंगाराम, संजय वल्द श्रीचंद। कौन विजयी रहा? सैयद अनीका को मिले हैं 5 मत, केशवराव गंगाराम को मिले हैं 3 मत, संजय श्रीचंद को मिले हैं 3 मत। उपाध्यक्ष पद हेतु 2 उम्मीदवार खड़े थे, बसूत किशोर रामनाथ और राम सिंह नरही। राम सिंह नरही को मिले हैं 7 और बसूत किशोर रामनाथ को मिले हैं 4 मत। महिला आरक्षित उपाध्यक्ष पद निर्विरोध हुआ है, जिसमें श्रीमती पार्वती श्रीचंद निर्विरोध उम्मीदवार। सर, एक प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि यहाँ पे 400 BC की गई है। हाँ। एक महिला को लास्ट में लाया है, वो अंगूठा लगाती है लेकिन उसकी साइन की गई है। कब की बात है ये आज की बात है। और उसने ये भी कहा है कि प्रत्याशी ने, हारने वाले प्रत्याशी ने, कि जब हम आपत्ति दर्ज कर रहे थे तो उनने नहीं लिया। कोई आपत्ति, ऐसी कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई। ये पूर्व की घटना है। और जो भी नामांकन पत्र दाखिल करता है उसमें प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों के साइन रहते हैं और दोनों ही नाम उम्मीदवार का नाम यहाँ प्रस्तावित करते हैं। और जो हारने वाले जो प्रत्याशी ने जो आरोप जो लगाया उसको क्या कहेंगे? वो गलत है, निराधार है। कलेक्टर डीवी सिंह द्वारा सभी विभागों के आहरण संवितरण अधिकारियों को कर्मचारियों का 7वां वेतनमान और डीए का एरियर्स शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते प्रशासनिक अमले द्वारा इसका कार्य तेजी से प्रारंभ कर दिया गया है। यही कारण है कि आज अवकाश के दिन भी जिला कोषालय कार्यालय खुला रहा और यहां दिन भर कार्य चलता रहा। इसके संबंध में चर्चा करने पर जिला कोषालय अधिकारी अंजनीश पंद्रे ने बताया कि सभी कर्मचारियों को जल्द से जल्द 7वें वेतनमान की प्रथम किश्त और डीए के एरियर्स का भुगतान हो, इसीलिए अतिरिक्त रूप से यह कार्य किया जा रहा है। वैसे तो शनिवार जो है कोषालय के लिए वर्किंग डे होता है। अगर हम कैलेंडर देखेंगे तो उसमें शनिवार का दिन कोषालय के लिए वर्किंग डे आया है, तो इसलिए कोषालय की तो अवकाश नहीं है, कोषालय बिल पास हो सकते हैं शनिवार को। सर, अभी जैसे शासन के निर्देश भी आए कि छुट्टियों के दिनों में भी चालू रखेंगे ट्रेजरी ऑफिस, ऐसे क्यों? मतलब आगे क्योंकि शासन की मंशा ये है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों को 7 पे की प्रथम किश्त का भुगतान किया जाए और साथ ही डीए का जो डिक्लेयर हुआ है उसका भी भुगतान जल्द से जल्द किया जाना है, समय सीमा में किया जाना है। इसलिए निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हमको अगर अवकाश का दिन भी होता है तो हम उसमें भी अपना कार्य कर सकते हैं। ये कब आज ही रहेगा कि कल भी होगा? आज भी होगा, कल भी होगा। सर, कितने ऐसे पेंडिंग काम जो पड़े हुए जो अभी तक नहीं हो पाए? पेंडिंग अभी ये है कि हमारी स्थिति लगभग इसमें ये आ रही है कि 11,000 कर्मचारी हैं बालाघाट में, जिसमें से अभी 1,000 का पेमेंट हुआ था कल तक, और इसलिए हम चाह रहे हैं इसको 2 दिन के अंदर अंदर सभी का भुगतान किया जाए, इसलिए अतिरिक्त रूप से कार्य किया जा रहा है। तो क्या पूरे स्टाफ को अपन बुलाएंगे? स्टाफ तो हमारा अवेलेबल है और बाकी जो भी कार्यालय है वहाँ भी सूचना दे दी गई है और उसके आधार पर कार्य किया जा रहा है। शनिवार को भरवेली के वार्ड नंबर 8 शांतिनगर में जन शक्ति मैग्नीज मजदूर संघ की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के पदाधिकारियों ने मजदूरों से जुड़े 5 प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही कार्य का शेड्यूल बनाने, वेतनमान में बढ़ोतरी, पदोन्नति दिए जाने, सामाजिक सुरक्षा व अन्य अहम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए ठेकेदारी प्रथा में कार्य करने वाले मजदूरों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया। इसके अलावा उन्होंने बैठक के दौरान अपनी इन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए एक मजबूत रणनीति तैयार की। और मैनेजमेंट दोनों को चला रहा है, मैनेजमेंट दोनों को चला रहा है, और ये दोनों को, और अभी जो इसने कोर्ट में वगैरह जो केस डाला है, बोलते कि पहले एग्रीमेंट, पहले इलेक्शन चाहिए, और ये सब मैनेजमेंट का खेल है, उलझाए रखना चाहती है। हम जितना लेट होते जाएंगे, आने वाले दिनों में न जाने इस कंपनी का क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। सपोज आने वाले दिनों में जो लार्जेस्ट कंपनी ONGC और पॉस इस्पात लिमिटेड जो लार्जेस्ट है, शेयर बेचने उसको ई अटेंडेंस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग पूरे जिले में देखी जा रही है, जिसका असर लालबर्रा क्षेत्र में भी देखने को मिला, जहां शिक्षक अध्यापक संयुक्त शैक्षणिक मोर्चे द्वारा ई अटेंडेंस का विरोध किया गया और इस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग को लेकर मोर्चा द्वारा तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया।
बंद हो, बंद हो। सर, ई अटेंडेंस से ही परेशानी आ रही है। सबसे पहले तो शासन का भेदभावपूर्ण रवैया है शिक्षकों के खिलाफ में, जिससे ये हो रहा है। और इसको लागू करने में जो शिक्षक साथी और जो हमारे अध्यापक साथी हैं, ये बहुत ही एक प्रकार से अव्यवहारिकता महसूस कर रहे हैं। क्योंकि इसमें स्कूल में पहुंच जाने के बाद भी क्या हो रहा है कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बताया जा रहा है, और बताए जाने के बाद क्या हो रहा है कि कभी चेक इन करने के बाद 10 मिनट बाद या 10 सेकंड बाद ही चेक आउट हो जाता है, या ये होता है कि जल्दी ही चेक इन और चेक आउट कर दिया जाता है। टाइमिंग का और किसी प्रकार का इसमें कुल मिला के यह एक अव्यवहारिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से सुचारू सही चलाने के लिए इनको तकनीकी रूप से सिस्टम को पूरा सही अपडेट करना चाहिए, उसके बाद जारी होना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि शिक्षकों के साथ ही इस प्रकार का प्रयोग क्यों जाता है। और भी तो विभाग हैं, राजस्व विभाग है, आपका स्वास्थ्य विभाग है, और अन्य जितने विभाग है वहाँ पर ही क्यों इसे लागू नहीं किया जाता है। कहना चाहिए कि जो मोबाइल जो है ये काम करता नहीं है। स्कूल में पहुंचने के बाद में भी जो है पहुंचने के बाद भी 4 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर, तो कहीं 2 किलोमीटर दूर बताता है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं इसमें। तो ये इस प्रकार से इसको पहले ठीक करें, और इसका जो वहन भी जो होता है अतिरिक्त जो है वो शिक्षकों पर आता है। एक तो हैंडसेट दिए नहीं शासन ने, और न इस तुम्हारे इसका वाउचर वगैरह जो है उसका एक्स्ट्रा खर्चा संबंधित शिक्षकों को आता है। तो पहले तो अपनी व्यवस्था सुधारें, उसके बाद ये अटेंडेंस प्रारंभ करें। और ये अटेंडेंस जो है केवल शिक्षा विभाग में ही थोपा गया है। अन्य विभाग में भी कम से कम करें ये व्यवस्था, तो हम लोग तैयार हैं, साथ करने के लिए तैयार हैं। इस पर ये शिक्षा विभाग में ही केवल प्रयोग किया जा रहा है शासन का, क्योंकि शिक्षा विभाग में ऐसे SMC का अमला, BRC का पूरा समस्त अमला, संकुल का पूरा अमला, जिले का अमला और डाइट का भी अमला ऐसी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इसमें ये इस प्रकार से ये प्रश्नवाचक उनके कार्य प्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो इस प्रकार का जो है हम शिक्षक बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, और इसका हम पूरे पुरजोर से हम इसका विरोध करते हैं। लालबर्रा से 15 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश वन विकास निगम लामता प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले सेलवा बगदेही के जंगल में शिकारी कुत्तों ने वन्य प्राणी चीतल पर हमला कर दिया। कुत्तों के दौड़ाए जाने से घायल चीतल सेलवा निवासी पृथ्वीराज ठाकरे के घर में घुस गया, जिसकी सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर चीतल को अपने कब्जे में लिया, जिसका उपचार कराकर उसे वापस जंगल में छोड़ दिया गया। ये जो नर चीतल है इसकी उम्र 2.5 साल लगभग है ना। ये जंगल में इसको कुत्तों ने मतलब इसका खेदा किए। कौन से बीट में सर? ये सेलवा के जंगल में। कितने समय? ये बात है करीब कितने बजे बात? 11:30 12 के लगभग की बात है। इसको कुत्ते इसके पीछे किए और पीछे किए और इसको काटे, तो ये दौड़ते हुए आके पृथ्वीराज ठाकरे के मकान में आके बैठ गया। वहाँ से इसको पकड़े और पकड़ के लाने के बाद अपन कहाँ लाए इसको? लालबर्रा। चूँकि लालबर्रा उपचार केंद्र बंद है आज कोई वजह से, तो इसको अपन बालाघाट इलाज कराने के लिए वेटनरी अस्पताल में ले जा रहे हैं। और जब वहाँ इलाज कराएंगे ये स्वस्थ हो जाएगा, तो इसको लाके फिर पुनः जंगल में छोड़ा जाएगा। शहर को हरा भरा बनाए रखने के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शनिवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय वारासिवनी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय विधायक योगेंद्र निर्मल की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में वृक्षारोपण कर मंचीय कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें शिक्षा, NCC और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों द्वारा वृक्षारोपण के महत्व, उनकी सुरक्षा आदि पर विस्तृत जानकारियां दी गई। लारे साहब खैरलाल जी, मिट्टी मत गिर जाने दो। डॉक्टर साहब को तो दिखने दो। साक्षी मानकर यह शपथ लेते हैं कि पर्यावरण के संतुलन एवं अच्छे मानसून के लिए प्रथम स्थान जिस छात्र ने प्राप्त किया वह शशांक रोकड़े। सर याद देखिए आज अशफाक भाई, यहाँ पर जो आज कार्यक्रम है ये वृक्षारोपण का है स्कूल में, और हमारा स्कूल का स्टाफ, हमारे प्राचार्य महोदय गौतम साहब, पंचम हलवत जी और हमारी सभी बहन जी लोग
और भैया बहन विद्यार्थी सब इस कार्य में लगे हैं। पहले भी यहाँ बहुत वृक्षारोपण किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से वृक्षारोपण जैसा करना चाहिए वैसा इस विद्यालय ने वृक्षारोपण किया है। काफ़ी वृक्ष तो अभी यहाँ बड़े बड़े हो गए हैं और इन्होंने वृक्षों को सुरक्षित रखने का कार्य भी, वृक्ष लगा लेना अलग बात है लेकिन सुरक्षित रख के उनको बड़ा करना, पोषण करना बहुत बड़ी बात है। तो जैसा हमारे स्टीली बाई विद्यालय ने यहाँ पर वृक्षों को बड़ा किया, इनका पोषण किया और आज ये वृक्ष जो हैं हरे भरे और बड़े हो गए हैं। हालांकि थोड़ा यहाँ दीमकों का प्रकोप रहता है, ऐसा हमको हनरत मास्टर साहब ने बताया, लेकिन उसका भी इलाज समय समय पे करते हैं। और जैसे अभी हमारे प्राचार्य महोदय बता रहे थे कि यहाँ कटहल का झाड़ इस साल फला, तो एक अच्छा विषय है कि अब इतने वर्षों में यहाँ जो फलदार वृक्ष लगे हैं जामुन के, कटहल के, वो भी फलने लगे हैं। तो ऐसा यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और वृक्षारोपण से जो फ़ायदे हैं वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जग जाहिर है। डॉक्टर साहब, ये देखने में आ रहा है कि जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा पर्यावरण को लेकर बहुत गंभीरता दिखाई जा रही है। समय समय पर बहुत बड़ी स्केल पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में पर्यावरण जिससे ज़्यादा प्रदूषित होता है, ज़्यादा प्रभावित होता है, वो पॉलीथीन, वो इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है उस पर कंट्रोल लगाने। टी के गौतम, प्रभारी प्राचार्य टीलीबाई शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय वाराणसी। आज हमने कल ही हमने पौधे ला लिए थे बालाघाट से। तो चूँकि गवर्नमेंट के आदेश थे कि बालाघाट की जो 2 नर्सरी है वहाँ से पौधे स्कूलों में लगाने के लिए जो है वो निःशुल्क वितरित हो रहे हैं। तो कल मैं 60 पौधे वहाँ से लेकर आया। उसमें बकाइन के पौधे, जामुन के, बिही के और कुछ गुलमोहर के, ऐसा करके, और कुछ पौधे आज वाराणसी की नर्सरी से भी 25 पौधे लगभग जो है वहाँ से लेकर आए। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल लालबर्रा के तत्वाधान में ग्राम पंचायतों में गठित की गई भारतीय युवा मोर्चा टीम स्पेशल 11 के द्वारा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कर दी गई है। चलो प्रकृति की ओर नारे के साथ जहां शुक्रवार को भाजयुमो टीम ने स्पेशल 11 द्वारा ग्राम पंचायत भांडाबुर्री में वृक्षारोपण किया, तो वहीं शनिवार को टीम के सदस्यों व अन्य जनप्रतिनिधियों ने ग्राम पंचायत पनबिहरी और अमोली में वृक्षारोपण कर वृक्षों के संरक्षण और उनके संवर्धन का संकल्प लिया। थोड़ी देर से लगा रहा है। दीदी आओ, आप भी बैठ जाओ। और से क्या जा रहा है? कौन सा तालाब है? यहाँ पे तालाब जाता है। तुम लोग ऐसे पीछे आ जाओ सब लोग। तू भी आप बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे लेते हैं ग्रुप वाले। प्रतिवर्ष हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। उसी कड़ी में 17 जुलाई 2016 को लालबर्रा में भी सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों को जोड़कर सभी समाज के क्षेत्र में कार्य करने वालों को साथ में सम्मिलित करके एक वृक्षारोपण महाअभियान छेड़ा गया था। और उसी कड़ी में आज जब हम यहाँ पर सब युवा मोर्चे के साथियों के साथ, हमारे प्रसन्न वधिया जी, संजीव वधिया जी, सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए, हमने देखा कि 2016 में जो हमने यहाँ सम्मानीय अवधवाल जी के सामने ये जो आप देख सकते हैं लक्ष्मी तरु का पौधा यहाँ पर लगाया है, यह पौधा अपनी पूरी आभा के साथ एक अच्छा बढ़त पर है और यह अपने हाथ के लगाए हुए पौधे को इतनी अच्छी सफलता के साथ बढ़ता देखकर निश्चित ही आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। मेरा आग्रह है मीडिया के माध्यम से सभी तक, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, कि सभी लोग इस मानसून के सीज़न में बढ़ चढ़ कर वृक्षारोपण करें। और जैसा अवधवाल जी ने 20 जुलाई से लगातार लालबर्रा युवा मोर्चा मंडल द्वारा मौसम दीदी के नेतृत्व में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज अमोली, पनबिहरी, बेलगांव, मानपुर चारों पंचायत में वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। इसमें एक पहली बार आज हमने नई पद्धति से वृक्षारोपण किया है। अमोली पंचायत द्वारा सरपंच बालकरण पंचेश्वर जी के नेतृत्व में मटका पद्धति, मटके में छेद करके कपास लगा के पेड़ के बाजू में गड्ढा करके मटका पुनः वहाँ पर स्थापित करके बूंद बूंद पानी से बार बार पानी न डाल। ग्राम पंचायत हीरापुर के वार्ड नंबर 5 में वार्ड वासियों द्वारा काफी लंबे समय से बिजली की मांग की जा रही थी। वार्ड वासियों की इस मांग को शनिवार को पूरा किया गया, जहां शासन की सौभाग्य बिजली योजना के अंतर्गत वार्ड वासियों को बिजली की सौगात दी गई।
सौभाग्य योजना के अंतर्गत 12 पोल का विस्तार किया गया है, जिसमें इस वार्ड के जो लोग थे 10 साल से बिजली से विहीन थे। निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना सौभाग्य योजना आई और उस योजना के अंतर्गत माननीय मंत्री गौरीशंकर जी बिसेन की अनुशंसा पर यहाँ पर बिजली का विस्तार हुआ है और निश्चित ही आज का दिन इनके लिए दीपावली जैसे होगा। निश्चित ही इनके घरों में लाइट और बिजली आज जलेगी। धन्यवाद। ग्रामीण थाना क्षेत्र के सोनबिहरी नाला से बरामद किए गए अज्ञात व्यक्ति के शव की शिनाख्त दूसरे दिन भी नहीं हो पाई है। ग्रामीण थाना पुलिस इस व्यक्ति की पहचान के लिए पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। बालाघाट जिले के अलावा सीमावर्ती राज्यों के पुलिस थानों से भी संपर्क किया जा रहा है। आपको बता दें कि 19 जुलाई की शाम को समनापुर रोड पर सोनबिहरी नाले में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पाई गई थी, जिसे धारदार हथियार से हत्या करने के बाद उसकी लाश को हत्यारों द्वारा नाले में लाकर फेंक दिया गया था। वारासिवनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिल्लौद में गरम दाल से झुलसी 1 वर्षीय मासूम बालिका की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतिका बच्ची ट्विंकल चिल्लौद निवासी राजू सोनवाने की छोटी बेटी है, जो 14 जुलाई की सुबह घर में खेलते समय चूल्हे में रखी गरम दाल गिरने से बुरी तरह झुलस गई। वारासिवनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों का निर्माण कार्य पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है, जिसे देखते हुए शनिवार को भाजपा नेता गौरव सिंह पारधी ने वार्ड घूमकर योजना के तहत बनाए जा रहे आवासों का निरीक्षण किया। साथ ही हितग्राहियों से सीधा संवाद कर उनकी परेशानियों का जायजा लिया। साथ ही उनकी सभी समस्याओं का निराकरण किए जाने की बात कही। बन गया, चलो छत ढल गई। हमने बताया ना आपको, कुछ नहीं, अपने पैसे से पहले डाल दिए थे। चलो बहुत बढ़िया, कोई समस्या तो नहीं गई। और सब बताइए साल कम से कम 20 लोग चले वाले का अभी आपका बिजली का भी है, जो उसमें 200 रुपये में आपको बिजली मिलेगी। शिवराज सरकार 200 रुपये में बिजली दे रही है आपको, है ना, वो भी आप करवाइए उसको शासन के कह लो। थोड़ा आगे छुप रहा है आपका छुपेगा ठीक है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान हितग्राही श्रीमती भूमेश्वरी यादव ने जनप्रतिनिधियों को रेत महंगी होने की जानकारी दी। हमारा मकान 3 रूम का बन रहा है। 3 रूम का बन रहा है, आप खुश हैं? 2.5 लाख रुपए पर्याप्त है आपको? मटेरियल महंगा हो गया है, बाकी ठीक है। ठीक है, कम से कम गवर्नमेंट ने, सरकार ने कुछ सोचा तो गरीबों के लिए ठीक सोचा, हम खुश हैं। अभी कहाँ तक आपका मकान पहुँच चुका है? अभी स्लेब हाइट तक आया है। स्लेब हाइट, आपको दूसरी किस्त मिल गई है? हाँ। तो अब क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी ये है कि रेत बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। कितने रुपए में? शुरू में 700-800 रुपये ट्राली की, हाँ। अभी टेबल चौगुना रेत महंगी हो गई, कम से कम 2800-3000 रुपये में आ रही है एक ट्राली। तो क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? रेत का रेट जो है कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, इसके कारण आपका मकान भी रुका हुआ है। ये बताइए, आज जो आपके पास में प्रतिनिधि आए हैं, प्रधानमंत्री जल कल्याण योजना के सदस्य हैं, मध्य प्रदेश सदस्य, तो उनने जो आश्वासन दिया, आप उनसे संतुष्ट हैं? सर लगता तो नहीं कि 1000-1200 तक रेत आ पाएगी। क्यों नहीं लगता? इतना रेट अचानक बढ़ा दिए तो इतना कम कैसे होगा? अभी तक के तो इसके बाद में भी हमने लाया तो 1500 रुपये ट्राली, 1300 रुपये, 1500 रुपये ट्राली लाए। किसको मानते जिम्मेदार आप इस रेट बढ़ोतरी के लिए? हम लोग इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट को ही मानते हैं। गरीबों को की सहायता भी कर रही हैं और गरीबों से पैसा भी, वो क्या बोल नहीं सकते, पर अब गवर्नमेंट ने तो बढ़ाया होगा। जब ये रेत आ रही है तो ये इसी खबर का गवर्नमेंट को नहीं है, गवर्नमेंट को है या नहीं, इसी खबर तो होगी ना, तो भाई इसके जिम्मेदार हम गवर्नमेंट को ही ठहरा रहे हैं। वहीं पार्षद प्रवीण रूसिया और भाजपा नेता गौरव सिंह पारधी ने इस पूरे मामले में अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। प्रवीण कुमार रूसिया हूँ, वार्ड क्रमांक 13 का पार्षद। कितने मकान बन रहे हैं आपके पार्क में? मेरे वार्ड में करीब 59 मकान। 59 मकान बन रहे हैं, बड़ी उपलब्धि है। बड़ी। अभी जैसा कि हितग्राहियों से चर्चा करने के पश्चात ये बात सामने आ रही है कि रेत के बहुत ज़्यादा रेट बढ़े हुए। इस संबंध में आप चूंकि भाजपा के पार्षद हैं,
सत्तारूढ़ दल से संलग्न है, तो आपने क्या प्रयास किया है? सर्वप्रथम प्रयास तो मैंने नगर पालिका में ही किया हूँ, क्योंकि हितग्राहियों को पैसा वहीं से रिलीज हुआ है। तो मैंने नगर पालिका अध्यक्ष जी से भी बात किया, सीएमओ से भी बात किया, और मैंने उनको एक सुझाव दिया कि कम से कम आप इस प्रकार का आगे प्रयास करें कि कम से कम जो चिन्हित हुए 822 लोगों को एक ऐसी अपनी तरफ से कूपन रिलीज किया जाए कि कम से कम इन लोगों को तो रेत कम से कम में मिले। आम आदमी तो अभी बनाता भी नहीं मकान। तो मैंने ये प्रयास किया हूँ। विधायक जी से भी संदर्भ में मैंने बातचीत किया हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ निदान होना चाहिए, क्योंकि मैं वार्ड में घूमता हूँ तो यही समस्या जो अभी बता रहे हैं ये रोज़ सुनता हूँ मैं, तो ये समस्या तो है। क्या लगता है आपको, मतलब ये जो 2000 रुपये मेरे तो पहुँचते तक 3000 रुपये में पड़ रही है, ये गलत है? 100% गलत है। और जैसे कि हितग्राहियों से बात करने के बाद में प्रशासन को दोषी मान रहे हैं, क्या मानते हैं आप, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नियमानुसार तो देखो, जो ठेके होते हैं शासकीय होते हैं, और संबंधित ठेकेदार को शासन को भी ये ध्यान देते हुए कि चूंकि हमने लोगों को 2.5 लाख रुपए उपलब्ध कराए, गरीबों को उपलब्ध कराएं, तो कम से कम उनको ये चीज़ भी हम सस्ते में उपलब्ध कराएं, ये भी जिम्मेदारी शासन की है। तो मैं समझता हूँ शासन को संज्ञान लेना चाहिए कि हम कम से कम किसी को नहीं तो मकान बनाने वालों को तो उपलब्ध कराएं हितग्राहियों को। ये मैं नितांत आवश्यकता उन्हीं की मानता हूँ, गंभीर समस्या है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन रहे हैं, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए तक का सहयोग निधि मिल रही है, जिससे लोग अपने मकान बना पा रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी योजना है जो बहुत अच्छे रूप से यानी सामने आ रही है, क्योंकि इसमें हितग्राहियों के खाते में सीधा पैसा जा रहा है। तो उसमें अगर कहीं कोई कमी है तो वही हम समझने आज आए थे। आज अभी तक हमने जितने भी मकानों का निरीक्षण किया है, उसमें मुख्य तौर पे जो एक ही बात सामने आई है लगातार, वो है रेत का बढ़ा हुआ दाम। जो रेत पहले 700 रुपये में मिल रही थी, आज वही रेत जो है 2800-3000 के आसपास में मिल रही है। हितग्राही उसी से परेशान है, और मैं जितने मकान देख रहा हूँ सब छत पे आके रुक गए हैं। तो सबका कहना है कि भैया रेत की वजह से हम पूरी तरीके से हलाकान हो गए हैं। मैंने इस विषय में हमारे ठेकेदार संजय भैया से भी चर्चा की। उन्होंने बोला कि भाई नहीं भैया, इससे कम तो नहीं दी जा सकती। मेरा ऐसा मानना है कि माननीय कलेक्टर महोदय को इस विशेष परिस्थिति में इन हितग्राहियों के लिए विशेष अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए इन हितग्राहियों को 800 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 1100 रुपये या 1200 रुपये प्रति ट्रॉली के रेत से इनको रेत उपलब्ध करानी चाहिए। आप प्रधानमंत्री जल कल्याण योजना के मतलब सदस्य हैं, तो आप सत्तारूढ़ दल से संलग्न भी हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से क्या प्रयास करेंगे? जैसे कि आपने जानकारी दी, मैं इस स्तर से कलेक्टर महोदय से तो भेंट करूंगा ही करूंगा, और आज हमारे साथ पार्टी के समस्त पदाधिकारी भी हैं नगर के। सबका यही मानना आ रहा है, और सबको भी ये चीज़ ध्यान में आई है कि हमारा हितग्राही परेशान है, हमारा हितग्राही दुखी है। तो उसके लिए हम लोग से जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। हम समझ रहे हैं कहीं ना कहीं इस रेत के व्यापार में मुनाफाखोरी आगे बढ़ गई है और इंसानियत पीछे हट गई है। तो हम चाहेंगे कि वापस इन हितग्राहियों के लिए, बाकी सब के लिए कोई विषय नहीं है, जो रेट चल रहा है चलता रहे। इन हितग्राहियों के लिए हम लोग अपनी तरफ से माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे, और पार्टी की तरफ से भी उनके ऊपर दबाव डलवाएंगे कि भाई इन हितग्राहियों को तो कम से कम 1200 रुपये या उससे कम में ही प्रति ट्रॉली रेत उपलब्ध कराई जा सके। शिक्षक अध्यापक संयुक्त शैक्षणिक मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर शनिवार को वारासिवनी में भी ई अटेंडेंस प्रणाली का विरोध किया गया। साथ ही इस प्रणाली को समाप्त किए जाने की मांग को लेकर तहसील कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। अपने इस विरोध प्रदर्शन के दौरान संयुक्त मोर्चा द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। ई अटेंडेंस बंद करो, बंद करो। ई अटेंडेंस बंद करो, बंद करो। ई अटेंडेंस बंद करो, बंद करो। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खतरनाक तो दूसरा प्रयोग आकर तैयार हो जाता है, और वो भी शिक्षकों के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ कर रही है। तरह तरह के नए मैं रीना देशमुख, अध्यापक माध्यमिक शाला वाराटोला से। आज यहाँ एसडीएम साहब के कार्यालय में हम सभी शिक्षक एवं अध्यापक, रेगुलर शिक्षक ई अटेंडेंस के विरोध में एकत्रित हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि ई अटेंडेंस से हमको कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति जो टीचर रिटायर्ड हो चुका है उसकी भी ई अटेंडेंस लग जाती है इससे, और जो शिक्षक बाहर है वो उसका प्रेजेंट दिखाता है, जो स्कूल में है वो मतलब उसको एब्सेंट दिखाता है। तो ये सब विसंगतियां हैं जो जिसके कारण बाधाएं आ रही हैं। किस तरह से परेशानी आएगी अगर ई अटेंडेंस लगाते हैं तब? ई अटेंडेंस से आज हमारा यह जो संयुक्त रूप से
अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ई अटेंडेंस के विरोध में पूरे प्रदेश स्तर पर यह कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है कि ई अटेंडेंस एक जो प्रयोग शिक्षा विभाग पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जा रहा है और शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, आर्थिक रूप से तोड़ा जा रहा है और नित्य नए प्रयोगों को मध्य प्रदेश शासन सिर्फ शिक्षा विभाग में ही लागू करता है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में किया गया ये अटेंडेंस का विरोध, शिक्षक संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने नारेबाजी कर सौंपा ज्ञापन। सहकारिता के क्षेत्र में होंगे कई परिवर्तन, पूर्व अध्यक्षों को मिलेगी प्रशंसकों की सौगात, राशन दुकानों में मिलेगा किराने का सामान। स्मार्ट सिटी का सपना नहीं हो पा रहा साकार, सड़क के गड्ढे विकास को दिखा रहे आईना। सरकार के फैसले ने बढ़ाई निजी स्कूल संचालकों की परेशानी, संचालकों ने मौन जुलूस निकालकर जलाई आदेश की प्रतियां। और वनोपज सहकारी समिति बालाघाट संचालक मंडल के संपन्न हुए चुनाव। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।